नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम फिर चर्चा करने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन की। उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अभी तक कोई भी गठबंधन सफल नहीं हो पाया। बीते अगर 10 सालों की बात करें तो अलग अलग तरीके के गठबंधन विपक्षी पार्टियों ने किए, लेकिन उसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला। पिछले लोकसभा चुनाव में भी जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हुआ था, उस वक्त ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का रथ रोकने में ये दो बड़े नेता, ये दो बड़े दल यानी अखिलेश और मायावती, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, जो एक दूसरे के मुखर विरोधी थे, लेकिन मोदी के मैजिक ने कुछ ऐसा कमाल उत्तर प्रदेश में किया कि जिसकी वजह से इन दो ध्रुव विरोधियों को भी साथ आना पड़ा। लेकिन जब नतीजे आए तो यह गठबंधन भी असफल पाया गया। हाँ, इतना जरूर हुआ कि सीटें जरूर बीजेपी की घटी, लेकिन सबसे बड़ा दल बनकर के उस एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ही सामने आई। इस बार एक और नया प्रयोग हो रहा है। इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल और तमाम दूसरे विपक्षी वो घटक दल जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, वो एक साथ एक मंच पर नजर आए। ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश में अगर इस रथ को रोक लिया तो देश के बाकी हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ना आसान हो जाएगा। लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ये रार कुछ ऐसी बढ़ी कि इंडिया गठबंधन के उत्तर प्रदेश की ये दो बड़े दल यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक तरीके से आमने सामने आ गए। हालांकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि गठबंधन की गुंजाइश बची हुई है, लेकिन तल्खियां दोनों ही तरफ से बराबर नजर आ रही हैं। अखिलेश यादव खास तौर से मुखर नजर आते हैं और वो कांग्रेस पार्टी को फ्रॉड तक कह चुके हैं। ऐसे में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद जब देश आम लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा होगा, यानी आम चुनाव की तैयारी हो रही होगी, उस वक्त उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच कैसे हालात बनेंगे और क्या ये गठबंधन वास्तव में धरातल पर नजर आएगा, आज इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। एक एक कर आपका उनसे परिचय करा देते हैं। खासतौर से आज हमने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही प्रवक्ताओं को आमंत्रित किया और साथ में वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी भी हमारे साथ इस चर्चा में भागीदारी कर रहे हैं। तो आपको सीधे लेकर चलते हैं। प्रमोद गोस्वामी जी देखिए स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं। प्रमोद जी, आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के भी एक स्पोक्स पर्सन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। फराज किदवई साहब जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो भी जुड़ चुके हैं और तमजीद साहब दोनों ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फराज किदवई साहब आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। फराज साहब, कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में अब आगे क्या होने जा रहा है? गठबंधन की कोई गुंजाइश क्या बाकी बची है? देखिए मानस जी, 2024 की जो लड़ाई है वो बड़ी है और समाजवादी पार्टी हमेशा ये मानती है, उसने जो है वो देश के भविष्य को और देश के युवाओं को, देश की जनता को हमेशा ऊपर रखा है। आप देखिए कि गठबंधन इतिहास में अगर आप देखिएगा, समाजवादी पार्टी ने जब 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 भी गठबंधन किया है तो हमेशा बड़े दल से गठबंधन धर्म निभाया है। आज मानस जी, देश का जो युवा है, देश का किसान है, देश का व्यापारी है, देश की महिलाएं हैं, ये सब परेशान हैं बेरोजगारी से, महंगाई से, करप्शन से, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से, जो इनकी सेलेक्टिव बुलडोजर की जो नीति है उससे, एजेंसीज का जो दुरुपयोग हो रहा है इनसे। तो आज समाजवादी पार्टी जो है, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से मानस जी आपसे ये बोल रहा हूँ और किसी बैकग्राउंड से बोल रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी ये समझती है कि जो ये बड़ी लड़ाई है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 2024 में इस देश से हटाना है। उसके लिए समाजवादी पार्टी ने, आप देखिएगा कि 2017 में, मैं पहले भी आपके यहाँ बोल चुका हूँ एक बार, कि 2017 में और 2019 में जो अलायंस किया, चाहे वो कांग्रेस से किया हो या बीएसपी से किया हो, हमेशा बड़ा दिल दिखा करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को सीटें दी। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि अभी पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, लेकिन क्या है कि अब उसकी अगर आप एनालिसिस करिएगा तो ये देखिएगा कि उसमें कांग्रेस की गलती है या समाजवादी पार्टी की गलती है या क्या है, ये आप नहीं बोल सकते। और ठीक है, जो एक इंग्लिश में कहावत है कि व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन, अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब आगे जो है वो देखना है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हमको कैसे हटाना है, वो मेन चीज है। 2024 में जो इलेक्शन होने जा रहा है मानस जी, ये कोई आम इलेक्शन नहीं है, ये भारत के 140 करोड़ की जो आवाम है, जो जनता है, उसके भविष्य का सवाल है।
तो 2024 में इंडिया गठबंधन बनेगा। और देखिए, एक परिवार है तो उसमें थोड़ा बहुत जब दो बर्तन होते हैं तो खड़कते जरूर हैं। आप देखिए कि अभी एनडीए की अगर आप बात कर लिए तो प्रधानमंत्री जी जब अभी महाराष्ट्र की बात करिए तो अजीत पवार साहब को वो बोल रहे थे 70,000 करोड़ का आरोपी है, और आज उन्होंने महाराष्ट्र के खजाने की चाबी उन्होंने दे दी है। मैं ये मानता हूं, मैं ये तस्लीम करता हूं कि हमारे और कांग्रेस के बीच में पिछले 1-1.5 महीने में मध्य प्रदेश में इलेक्शन के दौरान और इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय जी, उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जिससे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जाएगा। और जरूरी ये है, हमारा बेसिकली मानस जी, अगर आप ये देखिए तो ये पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है, हमारी ये पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने हितों से ज्यादा देश के हितों को ध्यान दें, और 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी की ये जो सरकार है इसको हटाना है। क्योंकि आप देखिए, कोई भी देख लिए, आप अगर खाली मुद्दों की बात कर लिए तो आज क्या हो रहा है भारत की, हम प्रधानमंत्री जी के बारे में बोला जाता है कि ये विश्व गुरु है, लेकिन भारत की आज विश्व में क्या स्थिति है? पर कैपिटा इनकम में हम G20 कंट्रीज में सबसे नीचे हैं। ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में हमारी क्या हालत है आपको पता है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, महिलाओं की अगर हम बात करें तो अभी आप देखिए कि आईएलओ का जो डेटा है उसके हिसाब से जो पूरी दुनिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट महिलाओं के लिए है वो करीब 50% के आसपास है, हमारे यहाँ 24% है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इनइक्वलिटी की अगर आप बात करिएगा तो 1% लोग जो है 22% के नेशनल इनकम उनके पास है, और जो बॉटम 50% है उनके पास मात्र 13% है। जीएसटी गरीब आदमी दे रहा है नेशनल रिसोर्सेज पर और नेशनल इनकम पर अमीर आदमियों का जो कब्जा है। तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी बात करते हैं डेमोक्रेसी की, डाइवर्सिटी की, डेमोग्राफी की, लेकिन क्या इनको इन तीनों चीजों पर यकीन है? मानस जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी करती है, लेकिन पॉलिटिक्स ऑफ सब्सटेंस मिसिंग है। तो 2024 के लिए, अच्छा, मैं दूसरी बात आपसे एक और बोल रहा था कि 2019 का आपने जिक्र किया। 2019 का जो इलेक्शन है और 2024 का जो इलेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि जनता ने इनको 2 टर्म दिए, इनकी जितनी इनएफिशिएंसीज हैं जनता के सामने नजर आई हैं, पहली बात। दूसरी बात, 2019 में पुलवामा जैसा एक बड़ा हादसा हुआ था। तीसरी बात यह है कि इंडिया अलायंस की तरह एक मजबूत अलायंस 2019 में मिसिंग था। तो आप ये मान के चलिए कि समाजवादी पार्टी हो, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस भी इस इंडिया अलायंस को और मजबूत करने का काम करेगी, और 2024 में हम लोग मिल करके एक मजबूत और सशक्त ऑल्टरनेटिव एनडीए में एनडीए गठबंधन के खिलाफ 2024 में हम पेश करेंगे। प्रबोध गोस्वामी जी, क्या आपको लगता है कि अभी भी कोई गठबंधन की गुंजाइश बची है? जो तमाम तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया दोनों ही तरफ से, जिसमें अखिलेश यादव थोड़ा सा ज्यादा मुखर थे, कांग्रेस एक फ्रॉड पार्टी है, टिटपुंजिया नेता, चिरकुट है, इस तरीके की जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जो तलखी देखने को मिली, आपको लगता है कि अभी भी कोई गुंजाइश बाकी बची है गठबंधन की? प्रमोद जी, आपका डिवाइस लग रहा म्यूट पे है, इसको अनम्यूट कर दीजिए। हाँ हाँ, आ गया। अब आवाज आई। जी जी। हाँ, मानस जी, मुझे लगता है कि जिस ढंग की शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक गठबंधन को एक वैचारिक धरातल पर थोड़ा सा अलग करता है, और ये सीधा एक संदेश भी जाता है कि लगता है कि कोई बहुत मतलब मजबूत गठबंधन नहीं है, कहीं ना कहीं आपस में तल्खियां बरकरार हैं। एक तो बात यह है। दूसरी देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो विधानसभा के चुनाव हैं, इन चुनाव को लेकर कोई भी इंडिया गठबंधन में कोई न समझौता हुआ, न कोई बातचीत हुई, और ना ही उस पर कोई सहमति बनी थी। तो ये जो तलखी आ रही है वो विधानसभा चुनाव को लेकर जो विशेष रूप से मध्य प्रदेश में हो रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का और तो कहीं बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में 2-4 जिलों में मतलब, और उसके 3 प्रत्याशी भी जीत चुके हैं, एक सिटिंग भी वहां है। कांग्रेस ने तो ये थोड़ी सी चूक की कि कम से कम सिटिंग को तो देना ही चाहिए था। तो वो जो गठबंधन चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा में ना भी हो, तो भी अगर एक दोस्ती का तकाजा है तो उसमें ये बात तो कांग्रेस को इस बात का लिहाज रखना चाहिए था, जो कांग्रेस ने लिहाज नहीं रखा। उस पर जो तल टिप्पणियां अखिलेश की तरफ से आई अजय राय के लिए, ये वो भी कोई अच्छी नहीं। एक बड़े नेता के मुंह से नहीं है, कोई छोटा कह देता या किसी से कहलवा देते, वो ज्यादा ठीक होता, बजाय कि उसका रिस्पॉन्ड अखिलेश करते। तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने कद को थोड़ा सा छोटा किया, अखिलेश को नहीं कहना चाहिए था। तीसरी बात मानस ये है कि ये जो भी तलखियां दिखाई दे रही हैं,
मुझे लगता है कि ये मध्य प्रदेश के जो चुनाव खत्म हो जाएंगे, जो विधानसभा के 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो रहे हैं, इसके बाद ये तल्खियां अपने आप स्वतः खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इन चुनाव को लेके ही चीजें प्रेशर बन रहा था और वो हो रहा था। जहां तक बात है, अभी किदवई साहब ने भी ये बात अपनी बातचीत में बहुत स्पष्ट रूप से, और अखिलेश भी ये बात कह चुके हैं, और बाकी प्रवक्ताओं ने भी आपके डिबेट पर या और अन्य डिबेटों पर भी इस बात के संकेत दिए हैं, संदेश दिया है कि इंडिया गठबंधन को हम कमजोर नहीं होने देंगे, कांग्रेस को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। तो कांग्रेस ने भी जब ये मामला हुआ तो उस पर इंटरव्यू किया, जहां तक मेरी जानकारी है, और उसमें वो थोड़ी सी तल्खी कम आई। देखिए, एक विशेष बात यह है कि ये भले ही इसको कहा जाए कि राष्ट्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, ये सारी चीजें तो खैर राजनीति में कही जाती हैं और कही जानी चाहिए, लेकिन वास्तविकता मानस जी ये है कि ये गठबंधन इसलिए मजबूत रहेगा क्योंकि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो गैर कांग्रेसवाद के नाम पर ही खड़े हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी पहले ये महसूस करती थी कि शायद ये गठबंधन नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस को क्षेत्रीय दल लेके नहीं चल पाएंगे या उनको स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन मजबूरी ये है कि जिस ढंग से केंद्र सरकार द्वारा कार्रवाइयां की जा रही थी क्षेत्रीय दलों के नेताओं के ऊपर, वो सही हो गलत हो ये एक डिबेट का विषय अलग है, लेकिन उससे विपक्ष जो है वो लामबंद हुआ, और ये उसकी बड़ी मजबूरी है। इंडिया गठबंधन रहेगा, जहां तक मुझे आज तक के अभी तक के जो हालात हैं उसमें मुझे नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन में कोई दरार आएगी। और जो 19 की बात कही अभी, इस चीज पर भी आ जाऊं कि 19 में कांग्रेस का और 17 में बसपा का और सपा का गठबंधन रहा है, तो देखिए उस समय स्थितियां ये थी कि इनके रहे तो बाकी चाहे आरएलडी हो, अगर बसपा से रहा है तो कांग्रेस, आरएलडी और अन्य दल अलग रहे हैं, तो वोटों का बिखराव होता रहा है। आपकी जो इंडिया गठबंधन ने जो नीति बनाई है, अगर वो लागू हो गई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत होगी, ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि वहां एक पर एक प्रत्याशी खड़े करने की जो बात है उससे वोटों का डिवीजन नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी इसी को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित है, बाकी गठबंधन से उसको कोई चिंता नहीं है। अगर ये सब लोग अलग 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 लड़े तो भारतीय जनता पार्टी को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप ही जीत जाएगी, क्योंकि वो 30, 32, 35% पर सरकार बनाती रहती है, बाकी 67%, 60% जो है वो डिवाइड होता रहता है। तो ये जो वोटों का डिवीजन है ये सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ दे रहा है, या उसको उसकी कोई काट उसको दिखाई नहीं दे रही कि मजबूत काट हो, अलावा इसके कि वो उसमें सेंधमारी करके ये कोशिश हो रही है कि गठबंधन किसी प्रकार से ये बिखरे। अगर ये तय हो जाता है कि नहीं मतलब सीटों का बंटवारा कर लेंगे, तो उसका इस इंडिया गठबंधन का कोई मतलब नहीं होगा। ये मतलब तभी इंडिया गठबंधन का होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के मुकाबिल एक प्रत्याशी आए विपक्ष का, और अगर 2 आएंगे तो वो वोटों का बंटवारा होगा और बंटवारे का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और शायद यही कारण है कि तमाम तल्खी के बावजूद समाजवादी पार्टी भी और कांग्रेस भी और बाकी और दल भी जो है वो ये बार बार कह रहे हैं कि नहीं, हम देश के लिए, राष्ट्र के लिए, मजबूती के लिए, लोकतंत्र के लिए, ये सारी चीजें कि हम गठबंधन की को बनाए रखेंगे और मजबूत बनाएंगे। तो ये उनका आधार यही है कि गठबंधन अगर ये नहीं रहेगा, अगर ये गठबंधन नहीं बचेगा तो सारे क्षेत्रीय दलों के सामने सबसे बड़ा संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि उनको इस बात का भय है और आशंका है कि अगर 24 में ये दोबारा भारतीय जनता पार्टी सरकार आ गई तो फिर मोदी जी का बहुत पहले से ही ये बात कहना रहा है कि इस देश में जो है जो क्षेत्रीय दल है वो विकास में कहीं ना कहीं बाधक है। तो वो कहीं ना कहीं इनको हाशिए पर लाने का आने वाले 5 वर्षों में करेंगे, तो उससे क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। तो जो क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व है वो भी एक राष्ट्र को बचाने की या देश को बचाने की जो बात कह रहे हैं वो तो अपनी राजनीतिक चीजें हैं, वो तो उनको कहना चाहिए, कह रहे हैं वो भी एक कोई बात हो सकती है, या जो मुद्दे हैं, इशू हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे और चीजें हों, वो इश्यूज होंगे चुनावी मुद्दे। लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए जो क्विक फिक्स का काम है वो जहां तक मेरी अपनी समझ है वो क्षेत्रीय दलों के अपने अस्तित्व को लेकर है। इसलिए ये लोग, मुझे लगता है कि इन लोगों के जुड़े रहना, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले रहना या हाथ मिलाए रखना, इनकी अपनी राजनीतिक व्यवस्था भी है। जगदीश साहब, देखिए जो बात प्रमोद जी कह रहे हैं, इस बात को कांग्रेस पार्टी भी समझती है, और कांग्रेस शायद यही वजह है कि वो जो इलाकाई दल है, जो क्षेत्रीय दल है,
उनको उतनी तवज्जो नहीं दे रही। देखिए, वरना कोई ऐसी वजह समझ में नहीं आती है कि मान लीजिए समाजवादी पार्टी से आपकी उत्तर प्रदेश में तलखी हो गई, लेकिन बिहार से देखिए नीतीश कुमार भी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप संजीदा नहीं है। पश्चिम बंगाल चले जाइए तो ममता बनर्जी आप पर हमलावर है, उनके साथ आपकी नहीं पट रही है। दिल्ली में केजरीवाल बैठे हैं, उनसे आपकी तलखियां वो लगातार अपने चुनावी सभाओं में कांग्रेस पार्टी को पूछते रहे। तो आपको नहीं लगता कि कहीं कोई कभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी है कि वो अपने सहयोगियों को वो मान सम्मान नहीं दे पा रही है या उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रही है, और जो तमाम इलाकाई दल हैं जो अपने अपने राज्यों में प्रभावी हैं, वो अपने आप को आपके साथ हाथ मिलाने के बाद ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मनोज जी नमस्कार, और नमस्कार। सभी को मेरा नमस्कार। और आज गोवर्धन पूजा का दिन है, तो सबको मैं हमारी तरफ से बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर, आपको भी बहुत बधाई। देखिए मनोज जी, इस वक्त कांग्रेस पार्टी बहुत व्यस्त है 5 राज्यों के चुनाव में। जितने भी राज्यों की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे बंगाल की हो, वहां चुनाव जैसी परिस्थिति अभी फिलहाल नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी इस चीज समझ रही है कि 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे बहुत अहम है उसके लिए भी, इंडिया गठबंधन के लिए भी, और देश के आगे की राजनीति के लिए भी बहुत अहम है। तो अभी हमारी पूरी एनर्जी, पूरा फोकस, पूरा नेतृत्व, कौन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, कहां से क्या बयान आ रहे हैं, इन सब चीजों को छोड़ के हम लोगों ने पूरा अपना जो ध्यान है 5 राज्यों के चुनाव पे लगा रखा है। क्योंकि इन चुनावों को जीतने के बाद राजनीति की परिदृश्य पूरी तरीके से बदल जाएगा, प्रादेशिक स्तर पे भी और देश के स्तर पे भी। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर हो, चाहे समाजवादी पार्टी को लेकर हो, चाहे जो भी पार्टी हो। और यही सारे, शायद फराज जी भी यही चाह रहे होंगे, और जितने भी लाइक माइंडेड दल हैं सब यही चाह रहे होंगे कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में चुनाव जीत के आए। कौन क्या कर रहा है उन राज्यों में जाके, कांग्रेस पार्टी को नुकसान कर रहा है, फायदा कर रहा है, वो एक अलग प्रश्न है, एक अलग विषय है, और वो अलग डिबेट का विषय है। लेकिन इस वक्त जितने भी इंडिया के गठबंधन दल हैं, सबका मत यही है कि 5 राज्यों में जब भाजपा हार जाएगी तो 2024 में भाजपा को हराने में हमारी राहें बहुत आसान हो जाएंगी। तो कांग्रेस पार्टी इस वक्त बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रही कि कौन क्या कह रहा है अन्य प्रदेशों में। कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस इस समय 5 राज्यों के चुनाव पे है कि उन चुनाव के राज्यों के जीतने के बाद जब हम आएंगे तो फिर सारी चीजें, जितने भी बयानबाजी हो रही है, जो भी कोई क्या क्या बोल रहा है, वो सब चीजें स्थिर होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि एक चीज तो समझ लीजिए कि एकदम स्पष्ट है कि सबको तस्लीम शायद होगा, या 5 राज्यों के चुनाव आने के बाद हो, कि चुनाव तो कांग्रेस के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा 2024 का, और उसी नेतृत्व के पीछे सबको लामबंद होना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी गठबंधन 2004 से 14 के बीच कांग्रेस पार्टी को अनुभव है, हमें पता है गठबंधन दलों को कैसे इज्जत देना है, कैसे उनको इज्जत अफजाई करनी है, वो हम सब करेंगे और कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कोई नई चीज है, हमने 10 साल सत्ता चलाई गठबंधन में रहते हुए, तो हमारे लिए कोई मुश्किल चुनौती नहीं है। इस वक्त सीधा सा, जैसे अर्जुन की निगाहें सीधा मछली की आंख पे थी, तो हमारी निगाहें कहीं इधर उधर नहीं है, ना भटक रहे हैं हम। हमारी निगाहें सीधा सीधा 5 राज्यों के चुनाव पे जीत पे, उसके बाद चीजें अपने आप स्थिर हो जाएंगी। तो फराज साहब देखिए, तमजीद जी ने तो एकदम क्लियर कर दिया कि ये आपको उनकी अगुवाई में ही काम करना है, नेतृत्व तो वही करेंगे। तो ये सब होल्डिंग लगाने का कोई मतलब नहीं कि अखिलेश आ रहे हैं यूपी से प्रधानमंत्री, और क्या क्या होल्डिंग्स, तरह तरह की आवाजें उठ रही हैं, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। और अगर आप ये सोचते हैं, जैसा कि अखिलेश जी ने पिछले दिनों एक फार्मूला भी तय किया कि 80 में 65 हमारा है, 10 राष्ट्रीय लोकदल का है और 5 कांग्रेस का है, तो क्या आपको लगता है जब वो कह रहे हैं कि देश में अगुवाई उनको करनी है गठबंधन की, तो वो 5 सीटों पे आपको लगता भी है कि वो मानेंगे? 30 सीटों का तो मानस जी 3 चीजें हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट में और तनवीर भाई की स्टेटमेंट में कॉन्ट्रडिक्शन है। राहुल गांधी जी खुद बोलते हैं कि अभी प्रधानमंत्री पर कोई चर्चा नहीं होगी। राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट मैंने स्वयं सुना है, सुनी सुनाई नहीं है कि कौन अगुवाई कांग्रेस की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा, यानी नेता मैं वही आ रहा हूँ मानस जी, उसी पे मैं आ रहा हूँ कि राहुल गांधी जी ने स्वयं कहा है, और आप देखिएगा गूगल करके कि उनका ये स्टेटमेंट है कि अभी किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा कि नहीं लड़ा जाएगा, ये बाद में हम लोग तय करेंगे। अभी वो शायद, अभी ये लोग सही कह रहे हैं तनवीर भाई, ये लोग इलेक्शन में बिजी हैं। और ये तो देखिए, ये मेरे कहने से या तनवीर भाई के कहने से कुछ नहीं होगा कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये आदरणीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी और जो इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता हैं, ये लोग तय कर लेंगे। सच पूछिए तो मुझे और तनवीर भाई दोनों को नहीं पता होगा कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और कितनी किसको सीटें दी जाएंगी।
दूसरी बात यह है कि जो 65 सीटों की बात है, मुझे नहीं लगता कि ये समाजवादी पार्टी का कोई अधिकृत बयान है, ना ही तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी कहा। अधिकृत बयान नहीं है, ये खबर है और ये खबर मैं आपको खबर बताता हूं जी, जानते हैं इस बात को। मैं आपको क्लियर कर देता हूं। और मैंने इस चीज पर जो है वो अपने शीर्ष नेतृत्व से बात भी की। आपको पता है कि हम जब भी कोई मानस की बात करते हैं तो वो ठीक ठाक, मतलब ऐसे में बोलता ही नहीं हूं। देखिए, मेरी भी ख्वाहिश है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने। तनवीर भाई की ख्वाहिश होगी कि राहुल गांधी जी या मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्रधानमंत्री बने। मेरी ख्वाहिश ये है कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, इंडिया गठबंधन लड़े। तनवीर भाई की ख्वाहिश होगी कि कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं 80 सीटों पर लड़ूं, 2 सीटें इनके लिए छोड़ दूं, 78 सीटें पर लड़ूं, रायबरेली और अमेठी। लेकिन मेरी ख्वाहिश से नहीं होता है, ना ही तो तनवीर भाई की ख्वाहिश से कुछ होगा। ये आदरणीय अखिलेश यादव जी, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और जो इंडिया गठबंधन के और लोग हैं, ये सब बैठ करके तय करेंगे कि समाजवादी पार्टी 65 पे चुनाव लड़ेगी, कि 70 पे लड़ेगी या 64 पे लड़ेगी। तो ये तो वक्त आने पे पता चलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम लोग कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इंपॉर्टेंट ये, मैं फिर से आपसे बोल रहा हूं और किसी बैकग्राउंड के उससे बोल रहा हूं, मानस भाई के, मानस जी के कोई होर्डिंग लगती है, वो उस कार्यकर्ता की अपनी एक ख्वाहिश है और उस ख्वाहिश का हम एहतराम करते हैं, हम उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन जरूरी क्या है? जरूरी यह है कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश की सरकार से हटाना है। मैंने आपसे अभी बोला कि हमारी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है। देखिए, अभी ये खबर है, थोड़ा सा आप देखिएगा, इसको मैं आपको पढ़ करके सुना दूंगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो गवर्नर्स हैं उनके ऊपर, पंजाब के गवर्नर को लिखा हुआ है कि उन्होंने वार्न किया है, वार्निंग द गवर्नर दैट यू आर प्लेइंग विद द फायर। सुप्रीम कोर्ट गवर्नर को कह रहा है कि आप आग से खेल रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो आग से सही में खेल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप जो है, भारत की जो डेमोक्रेसी है, भारत का लोकतंत्र जो है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं आप मतलब हमला हो रहा है। दूसरा, आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के जो गवर्नर है आर एन रवि को, उनको एक नोटिस इशू किया है। अगर आप देखिए, पढ़ पा रहे होंगे इसमें, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट इश्यूज नोटिस ऑन टीएन's पिटीशन अगेंस्ट आर एन रवि। तो प्रमोद गोस्वामी जी ने भी एक बात कही, और मैं भी ये बोल रहा हूं कि सच में देश का लोकतंत्र खतरे में है। ये मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं, ये तो सुप्रीम कोर्ट की आपको मैंने टिप्पणी दिखाई कि एक जगह नोटिस सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, एक गवर्नर को, चीफ मिनिस्टर को दे रहा होता तो कोई बात नहीं, और दूसरी तरफ एक गवर्नर को बोल रहा है कि यू आर प्लेइंग विद फायर। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 2-4 सीटों पर हम इलेक्शन ज्यादा लड़ लें या कांग्रेस ज्यादा लड़ लें। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर 2024 में भाजपा की सरकार, जो एनडीए की सरकार हो, इसको हटाया ना गया, तो आप जान के चलिए मानस जी, प्रमोद गोस्वामी जी सही बोल रहे थे कि क्षेत्रीय दलों के ऊपर तो खतरा तो होगा, वो होगा ही, लेकिन इलेक्शन भी आगे होंगे, इस पर मुझे डाउट है। क्योंकि ये जर्मनी की तरफ पर जा रहा है, जिस तरह से ये ऑटोक्रेसी चल रही है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार जिस तरह से देश में हुकूमत कर रही है। आप देखिए कि आप तो एक बहुत अच्छे और बहुत बड़े पत्रकार हैं, आपका एक बहुत बड़ा चैनल है। आप देखिए पत्रकारों के साथ क्या कर रहे हैं कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को जब इंडियन आर्मी बुलाती है, मानस जी, कहां? मणिपुर, और वो रिक्वेस्ट करती है कि आप यहां पर अच्छी तरह से कवर करके रिपोर्ट दीजिए, क्योंकि यहां पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो सही नहीं आ रही हैं, इंडियन आर्मी की रिक्वेस्ट पे। और जब 22 पन्ने की रिपोर्ट एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया उसको प्रेजेंट करता है, तो क्या होता है? एफआईआर हो जाती है, वो भी संगीन धाराओं में। वो तो कहीं सुप्रीम कोर्ट की फटकारना पड़ती है, तो आपके बेचारे जो जर्नलिस्ट वहां गए थे वो आज जेल में होते। तो देश का लोकतंत्र सही बात खतरे में। उसके लिए रेलेवेंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। 1-2 सीटें कोई कम लड़ेगा, 1-2 सीटें कोई ज्यादा लड़ेगा, लेकिन मैं किसी बैकग्राउंड से बोल रहा हूं। प्रमोद गोस्वामी जी ने ये बात पकड़ ली है जो मैं बोल रहा हूं, मानस जी। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूं, और मैं जब भी कोई कुछ बोलता हूं, मैं अपने मन से नहीं बोलता हूं। इंडिया गठबंधन होगा और मजबूती से हम लोग लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, जरूरी है। अच्छा प्रमोद जी, आपको नहीं लग रहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो तमजीद साहब हैं, वो जिस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी का पक्ष रखा है, एक तरीके से ये लैंग्वेज उनके तमाम जो प्रवक्ता है उनकी ये सेट लैंग्वेज है, और कहीं ना कहीं से उनको इंडिकेशन होगा कि वो अपने इस स्टैंड पर कायम रहें कि कुछ भी हो जाए, क्षेत्रीय दलों को बात कांग्रेस की माननी होगी। वो कांग्रेस की जो बात, कांग्रेस उनकी बात नहीं मानेगी। नेतृत्व, कमान, अगुवाई कांग्रेस अपने हाथ में रखना चाहती है। आपको लगता है कि इस सूरत में क्या भविष्य में ऐसा नहीं हो सकता कि गैर भाजपा और गैर कांग्रेस एक कोई और नया मोर्चा खड़ा हो जाए? इस तरह के प्रयोग हम लोगों ने पहले भी देखे 96 से लेकर के और 99 के बीच में।
प्रमोद जी अनम्यूट कर दीजिए डिवाइस अपनी। हाँ, मुझे नहीं लगता है मानस जी कि फिलहाल अभी कोई मोर्चा ओर्चा बनने की जैसी कोई हालात निर्मित हुए हों। अभी तो मुझे लगता है कि गठबंधन ही, इंडिया गठबंधन ही आगे जाएगा। और ये जो आपने कांग्रेस प्रवक्ता के लिए कहा कि वो एक सेट लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो देखिए ये बात कांग्रेस प्रवक्ता ने भी साफ गोई से एक बात तो कही है कि हमारा कंसंट्रेशन जो है वो 5 राज्यों के चुनाव पर है। अभी कौन क्या कह रहा है इस पर न हम ध्यान दे रहे हैं, न इसको हम सुन रहे हैं। ये सीधा-सीधा कि हम पहले, और ये बात सही भी है कि ये 5 राज्य के चुनाव जो हैं, ये निश्चित रूप से 24 की फिजा का बड़ा एक माहौल तैयार कर देंगे। और वो गठबंधन को भी जहां मजबूती देगा, और वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक चिंता का विषय बनेगा। ये 5 राज्यों के जो चुनाव के परिणाम आएंगे वो बड़े महत्वपूर्ण होंगे। तीसरी बात जो आपने ये कही कि नेतृत्व की जो बात कही है, देखिए उसमें मानस जी 2 चीजें हैं। एक तो कांग्रेस पार्टी जो है वो राष्ट्रीय दल है, बाकी सब क्षेत्रीय दल है। दूसरे, सांसदों की संख्या भी इंडिविजुअल अगर ले लें तो कांग्रेस कहीं है, और आने वाले समय में स्थितियां और सुधरेंगी। तो कांग्रेस के भाई देखिए, कोई भी जो होगा जिसकी सामर्थ्य होगी। अब अगर आज कह दिया जाए कि निषाद पार्टी का जो है वो नेतृत्व करेगा, तो उसको तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस पोजीशन में तो है ही, लेकिन वो अब ये मना स्थिति कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस बनाने की कोशिश अपने प्रवक्ताओं के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से और माध्यमों से कर रही है कि इस पर कोई कन्फ्रंटेशन नहीं हो, इस पर क्षेत्रीय दल पूरी तरीके से सहमत हो जाए। और मुझे लगता है इस पर सहमत होना पड़ेगा। ये 5 राज्यों के बाद और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस देखिए सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी। 2 ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। तो कांग्रेस भले ही कमजोर हो, कितनी भी हो गई हो, लेकिन आज भी क्षेत्रीय दलों से ज्यादा मजबूत है, क्षेत्रीय दलों से ज्यादा उसकी अपनी पकड़ है, और उसका अपना महत्व है राष्ट्रीय राजनीति में। क्षेत्रीय राजनीति में हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में उसकी एक सांसद हो, ये अपनी जगह पर एक सवाल हो सकता है, लेकिन कांग्रेस की अनदेखी करके या कांग्रेस को करके ये गठबंधन ही नहीं बन पाएगा। कांग्रेस को अगर आप किनारे ले आए तो इस गठबंधन का क्या मतलब रह जाएगा? क्योंकि मतलब और बहुत सी जगह पर क्षेत्रीय दलों का क्या, अपने अपने राज्यों में तो उनका महत्व है। कांग्रेस का पूरे देश में है, कहीं कमजोर है, कहीं मजबूत है। लेकिन क्षेत्रीय दल तो कहीं अलग अलग क्षेत्रीय दल अपने अपने हिसाब से मजबूत है। तो कोई ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो लोग ये कह रहे हैं, भले ही वो क्षेत्रीय दलों को अभी ये बात लगे कि ये लोग अभी से ये बात कह रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से कहीं बिखराव न हो, ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस की मंशा को स्पष्ट कर रहे हैं कि देखिए इस मामले में कोई मतलब दखलंदाजी या इस मामले में कोई छेपक न लगाया जाए, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उस लिहाज से उसके नेतृत्व को ही स्वीकार करना होगा। हाँ, सवाल प्रधानमंत्री पद को, ये बात तो हो सकती है कि प्रधानमंत्री पद को लेके कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकल आए, या कहीं कांग्रेस के लेके सारे विपक्षी दल कह दें कि नहीं साहब हम प्रधानमंत्री हमारा होगा, या प्रधानमंत्री कोई कंसेंसस ऐसा बन जाए कि जिसमें कोई कांग्रेस से इतर हो जाए, जो कांग्रेस को भी स्वीकार हो। तो प्रधानमंत्री के लेके तो अलग हो सकता है, लेकिन नेतृत्व तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का ही होगा और कांग्रेस ही नेतृत्व करेगी। जी, बिल्कुल ठीक बात है। हमने देखा भी पहले कि जो थर्ड फ्रंट बने गैर भाजपा और गैर कांग्रेस के नाम पे बहुत सक्सेस नहीं हो पाए। पुराना इतिहास भी ऐसा रहा और शायद इस बात को कांग्रेस भी समझती है। और कमजीत साहब, आप चूंकि बड़े पॉलिटिशियन से आपके एक से एक रणनीतिकार आपकी पार्टी में है, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है, और इस तरह की बात भी हो रही है, कई लोगों के जो सियासी जानकार है वो इस बात को कहते भी हैं कि 5 राज्यों के चुनाव का इंतजार कर रहे हैं आप, उसकी कामयाबी बहुत कुछ तय कर देगी। और शायद यही वजह भी है कि आप न समाजवादी पार्टी की सुन रहे हैं, न नीतीश कुमार की सुन रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आप इन 5 राज्यों में आपने बढ़त बनाई, तो बाकी जो क्षेत्रीय दल है उनसे आपकी जो बार्गेनिंग की कैपेसिटी है राज्यों में, वो ज्यादा बढ़ जाएगी। जी मानस जी, प्रमोद जी की बात सुन रहा था, बहुत सही उन्होंने विश्लेषण किया इस चीज को लेकर। देखिए, हमारी बार्गेनिंग कैपेसिटी वाली बात नहीं है, इस वक्त सबके लिए ये कॉमन गोल है।
हालांकि कहीं ना कहीं ये शायद टाइम नहीं था कि जिस तरीके के बयान दिए गए अखिलेश यादव जी की तरफ से या किसी की भी तरफ से भी, शायद ये वक्त नहीं था। वक्त इसलिए नहीं था क्योंकि हम लोग एक तरह से चुनाव के रण में थे और ये पूरा वक्त था कि एक फोर्स के साथ कांग्रेस पार्टी का समर्थन। देखिए, एक दो सीट आप जीत भी लेंगे, जैसे फराज भाई भी यही कह रहे थे कि एक दो सीट ज्यादा लड़ लिया, कम लड़ लिया, मान लीजिए एक दो सीट आप जीत भी लेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन शायद ये वक्त नहीं था जिस तरीके की बयानबाजी की गई खासकर समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को लेकर। लेकिन अब जो हुआ, जो किया, किस लिए किया है वो समाजवादी पार्टी जानती होगी। लेकिन अब जो बातें हो गई हैं उससे हम लोग इस वक्त चुनाव के मुद्रा में हैं और चुनाव के रण में हैं, हमारा पूरा ध्यान उसी पे है और बार्गेनिंग की पावर की बात नहीं है। दूसरा, नेतृत्व की बात, आप सीधी बात समझिए, सीधे सीधे करीब 250 सीट है देश की जिसमें से कांग्रेस और भाजपा का सीधा सीधा मुकाबला है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, बिहार में पार्टी नीतीश जी की बिहार में ही है, ममता जी की बंगाल में ही है। तो ये एक स्वाभाविक चीज है, ये एक नेचुरल चीज है, इसमें कुछ समझने और समझाने जैसी बात नहीं है कि जाहिर सी बात है कि ये कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई जो है वो बड़े स्तर पे, बड़े ब्लूप्रिंट पे, बड़े कैनवास पे आप देखेंगे तो कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है। तो यहाँ कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। और एक बात और मैं कह दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं बहुत इस पे बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन देखिए 1 और 5 सीटों में बहुत बड़ा फर्क नहीं उत्तर प्रदेश में, और ना कि तब 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती जब बसपा और सपा का एक ऐतिहासिक गठबंधन हुआ था, शायद वो सबसे बड़ा सामाजिक गठबंधन हुआ था, तब समाजवादी पार्टी ने 5 सीट जीती। तो 1 और 5 में बहुत बड़ा फर्क नहीं है। और ना कि अब आज की जो जमीनी परिस्थिति है उत्तर प्रदेश की वो बिल्कुल बदल चुकी है। आप भी, माना जी, आप लोगों को भी रिपोर्ट मिलती रहती होगी, आप लोग भी ग्राउंड पे हैं, तो आज की डेट में परिस्थिति बहुत बदल गई है। जो जनता की आवाज है बहुत अलग है। एक बात आप लोग भी, माना जी, आपको याद होगा आज से 2 साल पहले जब भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकली थी, जनता भी यही प्रश्न पूछती थी और सब लोग यही प्रश्न पूछते थे कि भाई विपक्ष कहाँ है? अगर गलत कर रही है सरकार, मोदी सरकार गलत कर रही है तो विपक्ष है कहाँ? तो विपक्ष का मतलब सिर्फ कांग्रेस से नहीं था, विपक्ष से मतलब समाजवादी पार्टी से भी था, बहुजन समाज पार्टी से भी था, सारी पार्टियों से था। लेकिन जब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकल के आई तो सबने ये सवाल कर, ये जवाब सबको मिल गया कि विपक्ष कहाँ है। सबने एक मत, एक सुर में कहा कि राहुल गांधी ही है जो इस देश की सारे मुद्दों की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। भाई सड़क पे हम लड़ रहे हैं, हर जगह हम लड़ रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश की परिस्थिति बिल्कुल बदल चुकी है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप अगर ग्राउंड रिपोर्ट या सर्वे या आपके खुद इतना बड़ा चैनल है, आपका खुद पत्रकार हर जगह बैठे होंगे, तो जो रिपोर्ट है 2019 से लेकर 24 तक पानी बहुत बह चुका है। तो इसीलिए हम लोग इस वक्त इन सब चीजों पे बात नहीं करना चाह रहे हैं। और फिर से 1 और 5 में बहुत बड़ा फर्क नहीं है अगर आप न्यूमेरिकली देखें तो 2024 ये इसके नतीजे आने दीजिए 5 राज्यों के, फिर हम लोग इन सब चीजों को सही और सुधार कर लेंगे, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। सब बैठ के बात करेंगे चीजें। देखिए, अब इतना अगर बयानबाजी पे जाएंगे, किसने क्या बयान दिया, राजभर जी ने क्या नहीं कहा था योगी जी को, मोदी जी को चुनाव से पहले। आज उन्हीं के नेतृत्व में घोसी में चुनाव लड़ा भाजपा ने, वो बिहार में चुनाव लड़ने चले गए राजभर जी, अभी कुछ दिन पहले रैली की थी। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि भाजपा उनको सीट दे देगी बिहार के अंदर कि लीजिए 4-5 सीट, चुकी आप यहाँ पे रैली की है तो 4-5 सीट आप ले लीजिए। तो सब समझने की बातें हैं, जनता को भी ये चीज क्लियर है कि कौन चुनाव लड़ रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, कौन राजस्थान में चुनाव लड़ रहा है। लेकिन ये 30 हम लोगों को रहेगी कि जिस वक्त एकजुटता का प्रदर्शन करना चाहिए था सारे इंडिया के घटक दलों को, उस समय समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को वोट न देने की अपील कर रही थी, राजस्थान में अपने प्रत्याशी उतार के कहीं ना कहीं कुछ नुकसान करने की कोशिश कर रहेगी। तो ये 30 रहेगी। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी हम लोग बैठेंगे 5 राज्यों के चुनाव के बाद, नतीजे आने दीजिए, बैठ के बातें होंगी और नई परिस्थिति, नई परिदृश्य जो भी उत्पन्न हुए थे और या होंगे, उसके हिसाब से हम लोग बैठ के बात करेंगे और सब सुलझा लेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहेगी। चलिए फराज साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात खत्म करिए क्योंकि इस डिबेट को ही जी मानस जी, मैं जल्दी से ही खत्म करूंगा। देखिए, तमजीद भाई ने अभी जाते जाते जो है कुछ 2-3 ऐसी बातें की जो मुझे लगता है कि उसका जवाब देना जरूरी है। पहली बात तो यह है कि मानस जी, मेरी अब तक की जो डिबेट हुई आप उसमें देखिए कि मैंने ना कांग्रेस के ऊपर कोई इल्जाम लगाया, खाली भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और उसके हिसाब से हमारी जो बातचीत हुई और वही आगे रहेगी। लेकिन अब क्योंकि आपने बोल ही दिया है कि समाजवादी पार्टी क्यों लड़ने इलेक्शन वहां चली गई, समाजवादी पार्टी के क्या स्टेटमेंट्स आए, तो मैं खाली एक निवेदन करना चाहूंगा कि कमलनाथ जी से बोलिएगा कि उन्होंने अखिलेश वखिलेश कहा था, अमेठी खाली हो चुका है और वो अमेठी में आकर के इलेक्शन लड़ लें तो अखिलेश वखिलेश जो है क्या है उनको पता चल जाएगा। तो देखिए, जो बयानबाजी हुई है वो दोनों तरफ से हुई है। अजय राय जी, चलिए आप उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आप अरविंद केजरीवाल जी को बोल रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो गठबंधन अगर आप बड़े भाई बनना चाहते हैं, अगर आप एक लीडरशिप लेना चाहते हैं तो उसमें फिर आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा।
आप या तो फिर अजय राय जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से इस्तीफा दिलवाइए, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाइए, फिर वो आम आदमी पार्टी के लिए चाहे बोले, चाहे ममता बनर्जी के लिए बोले, और या फिर हमारे लिए कुछ बोले। लेकिन आप उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आप उत्तर प्रदेश की बात करिए। आपको आम आदमी पार्टी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम लगने लगी, तो आप क्या दिल्ली प्रदेश भी आप देख रहे हैं, या दिल्ली के आप वहां प्रभारी हैं? तो देखिए क्या है कि इन सब चीजों से लड़ाई कमजोर होगी। मुझे लगता है कि ये सब बातें नहीं करना चाहिए। कमलनाथ जी ने क्या कहा, अजय राय जी ने क्या कहा। रही बात, एक भाई ने हमारे बोला कि 1 और 5 में फर्क है, तो मैं आपको बात बता दूं कि 19.49% कांग्रेस को वोट मिला था और भारतीय जनता पार्टी को 38% मिला था। इसमें भी बहुत ज्यादा फर्क है। वोट शेयर में भी अगर आप देखिएगा तो आपको अभी बहुत आगे जाना है, लंबी लड़ाई है, इतना आसान नहीं है मानस जी। तमजीद भाई भी जो और कह रहे हमारा हैं, वोट शेयर, देखिए वो भी अपनी एक बात कह रहे हैं कि इसमें तो कोई शक नहीं कि अजय राय के आने के बाद पार्टी में लोग जो कार्यकर्ता है वो फिर से निकल के आप देख रहे हैं लगातार वहां पर भी ज्वाइनिंग हो रही है। तो देखिए ये अपने अपने दावे हैं, वोट शेयर अपनी जगह है, लेकिन अंत में सीटें तय करती कि जो नंबर ऑफ सीट है वो कितना है, वही आपको सत्ता तक पहुंचाती है या सरकार में आपकी या विपक्ष में आपकी भूमिका को तय करती है। तो ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि 1 और 5 के का जो अंतर है वो किसका कहां तक जाता है। फिलहाल इस चर्चा को यही विराम देना होगा। प्रमोद गोस्वामी जी आपका बहुत शुक्रिया। तमजीद साहब आपका भी, अफराज साहब आपका बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को ही खत्म करते हैं। आज हम बात कर रहे थे इंडिया गठबंधन में 2 अहम घटक दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भविष्य की राजनीति को लेकर बन रही और बिगड़ रही संभावनाओं के बीच जिस तरीके की तलखियां भी आपने देखी, दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ थे। 1 और 5 सीट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, यानी एक तरीके से कांग्रेस समाजवादी पार्टी को ये बताने की कोशिश कर रही है कि जब आपने इतना बड़ा गठबंधन किया जहां पर 2 विपरीत विचारधारा के 2 सियासी दल जिनकी अदावत उत्तर प्रदेश नहीं देश की राजनीति में मशहूर है, वो एक साथ जब आने को मजबूर हुए, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी का आंकड़ा 5 से आगे नहीं बढ़ पाया। उसमें से भी 2 सीटें अब तक वो हार चुकी है। ऐसे में जो कांग्रेस का आकलन है या समाजवादी पार्टी के प्रति जो उसकी तलखियां है, वो कहीं ना कहीं इस बात का इशारा करती है कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग की जब बात आएगी तो कांग्रेस तय करेगी कि उसको कितनी सीटें चाहिए, न कि अखिलेश यादव ये बताएंगे कि वो कितनी सीटें कांग्रेस को देंगे। फिलहाल इसके लिए भविष्य का इंतजार करना पड़ेगा कि जब सीट शेयरिंग को लेकर के बैठक होगी। लेकिन आज इस चर्चा को हम लोग यही विराम देते हैं। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।